नमस्कार जी हाँ, आपने सही पढ़ा। अभी हम लोग इंग्लिश को एकदम बेसिक से, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए ये वीडियो है, और वहाँ से शुरुआत करेंगे जीरो से और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश को जानने के लिए हम लोग उसके ग्रामर पोर्शन को समझते हैं। तो ग्रामर पोर्शन में ग्रामर वाला एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा, ठीक है। तो ग्रामर से क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ट्रांसलेशन वाला भाग देखने का प्रयास करते हैं कि इजीली हिंदी से हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को, और अलग अलग वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत एकदम बेसिक से होगी, एकदम सीधी सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में। तो आइए ट्रांसलेशन का पहला पार्ट शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं उनको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, और उनको प्रयोग करने का किस हिसाब से क्या कौन से नियम है, किस प्रकार से हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी चीज हमारे आसपास मौजूद होती है, कोई भी चीज मौजूद होना, ठीक है। होना का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग हैं, धरती है, पृथ्वी है, सामान है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सब अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो इनको हम लोग अगर किसी को बताना रहे, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो कैसे बताएंगे। इसको बताने का जो तरीका है उसको होने के अंतर्गत बताते हैं, ठीक है। तो होने के अंतर्गत जो बताते हैं, इस होने को हम लोग इंग्लिश में बी कहते हैं, और इसी बी के अंतर्गत हम लोग इसको जानेंगे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बी में। तो सबसे पहले बी को समझते हैं। तो बी को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि ये पहली सहायक क्रियाओं में से एक है। अब इसकी प्राइमरी ऑक्सिलरी में, इसको मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में लिख सकता हूँ। अब बी के अंतर्गत प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा डू, डज, इसके अलावा इज एंड आर, हैज, हैव, फिर उसके बाद आ जाएगा डिड, फिर उसके बाद आ जाएगा वाज, वर, हैड, और हैड के बाद शैल और विल, शैल और विल, और इसके शैल विल के साथ शैल और विल के प्लस में हैड भी होता है, ठीक। अब इन सब चीजों को हम जानेंगे। तो ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आती हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के कुछ सहायक क्रियाएं हैं, जिनको हम लोग ऑक्सिलरीज कहते हैं, सहायक क्रिया को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं, बी के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग जब किसी चीज को बताएंगे, जैसे ये कुत्ता है, वह गाय है, वो पेड़ है, नदियां हैं, इस टाइप की चीजों को पहले हम लोग कैसे ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, शुरुआत के इज एंड आर से करते हैं, ठीक। डू डज का प्रयोग भी बताया जाएगा। अभी पहले हम लोग इज एंड आर से करते हैं। कोई भी चीज हमारे पास मौजूद है तो कैसे, इसमें हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वचन, और इसको बोलते हैं बहुवचन। अब इसको मैं हमेशा से एक वचन और बहुवचन, मैं हमेशा से मतलब पिछले कई वर्षों से एक ही तरीका बताता हूँ, सबको समझाता हूँ, वही तरीका आपको भी बता रहा हूँ। एक वचन, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, आप अकेले हैं, इसका मतलब जब तक आप अकेले हैं तो एक अकेले हैं। अकेले होने का मतलब होता है कि एक वचन। एक से अधिक अगर हो जाएंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बहू आ जाएगी मतलब बहुवचन हो जाएगा, मतलब एक से दो लोग हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे होते बढ़ते जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु अकेली हो उसको हम लोग एक वचन कहते हैं, और जो वस्तु एक से अधिक हो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं, ठीक है। ये तरीका है, समझने का ट्रिक है, जैसे भी आप समझ जाए, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल, इसी को हम लोग ये हिंदी में जनरली एक वचन और बहुवचन होता है, सेम वही चीज इंग्लिश में भी होता है। जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो हिंदी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना है हमको। चलिए अब हम लोग एक वचन बहुवचन समझ गए, तो अब इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे, पहली पार्ट हम लोग उठाएंगे इज, एम और आर। ठीक, इसका प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है कि जब कोई भी चीज एक वचन में हो, उसकी मौजूदगी बतानी हो, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और जहां पे बहुवचन की बात आए वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आर का। ठीक, तो एक वचन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक वचन के जहाँ पे हम लोग इस का प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचन के जहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, बहुवचन। ठीक, बहुवचन। इज का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए, जबकि बहुवचन के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे एम का प्रयोग मैं के साथ करते हैं। मैं को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, मैं को ही क्या बोलते हैं, आई के साथ प्रयोग करते हैं। तो इसका रियलिस्ट प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इज और आर का प्रयोग होता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं। अब अगला इसी के साथ अगली वस्तु जुड़ जाती है ना। अब मैं इज एम का प्रयोग तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ आपको एक और चीज जुड़ती जाएगी। ये क्या है, दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। दिस और दैट ये दोनों एक वचन होते हैं, एक वचन वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, अब देखिए क्या मतलब है इसका, कि कोई वस्तु अकेली है, जैसे यह पेन है, यह पेन है, इसका मतलब ये एक वचन वाली वस्तु है। ठीक, मतलब ये अकेला है, अकेली कोई वस्तु होती है उसको एक वचन कहते हैं। वैसे ही वह पेन है, अगर दूर की बात करें, वह कुर्सी है, वह मुकेश है। जब ऐसी बात हो तो जब दूर की कोई बात बताते हैं हम लोग तो उसको दैट करके प्रयोग करते हैं, जबकि यह नजदीक के लिए यह का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग यह लिखते हैं, यह। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी, और इसको लिखते हैं वह। ये वह का मतलब होता है दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है, और यहीं पे ये नजदीक के लिए या पास की वस्तु के लिए, पास, नजदीक, जो भी कहें। ठीक है, नजदीक के लिए। तो यह का प्रयोग नजदीक के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको जानेंगे। अब देखिए दिस और दैट के प्रयोग से हम लोग कितनी चीजें बता सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में इज और दिस, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग एक नया शब्द अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। जैसे यह पेड़ है। ठीक है, यह पेड़ है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, तो वही पूरी प्रक्रिया नहीं बतानी है। इसको प्रयोग करने का सबसे बढ़िया तरीका है पूरे इंग्लिश का। अगर हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसको, ये जो पहला शब्द है ये नजदीक की बात कर रहा है, दिस मतलब नजदीक की बात कर रहा है, नजदीक की बात कर रहा है, तो वहां पे दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नजदीक के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। फिर दिस हो गया यहाँ। ठीक, अब ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, दिस हो गया। अब इंग्लिश का एक रूल होता है, हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो सबसे पहले कर्ता रहता है, उसके बाद वो बीच में कर्म आता है। कर्म मतलब जो काम कर रहा हो उससे संबंधित कोई चीज बीच में बोला जाता है, और जबकि लास्ट में अंतिम शब्द जो होता है वो क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और क्रिया के बाद वाक्य को समाप्त कर देते हैं। क्रिया के बाद है था के साथ खत्म कर देते हैं कि कौन से काल में है उसकी मौजूदगी उस शब्द से होती है। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यह पेड़ है, मैंने एग्जाम्पल लिया, तो इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसका तरीका होता है कि SVO, केवल इतना याद रखिए कि इंग्लिश में हर एक चीज को ट्रांसलेट करने का तरीका है। इंग्लिश में इसी तरीके से हर एक चीज लिखी जाती है। सबसे पहले हिंदी वाला हम लोगों ने जाना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बीच में सारे कर्म वगैरह चीजें आएंगी, विशेषण आएगा, अंत में क्रिया आएगी, उसके बाद तो वाक्य समाप्त होगा। जबकि इंग्लिश में क्या होगा कि सबसे पहले वो कर्ता आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, उसके बाद कर्म आएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। इसी तरीके को यहाँ पे फॉलो करके लगाएंगे, बहुत इजीली तरीका है। दिस के बाद क्या आ जाएगा है, यहाँ पे एक वचन है, एक वचन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे दिस इज, और पेड़ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्री। ठीक, तो दिस इज ए ट्री।
अब क्योंकि यह पेड़ अकेला है तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ट्री ऐसे बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यह कि जहाँ पे वह होता है, जैसे वह एक चेयर है, कुर्सी है, अब ऐसा कोई शब्द आ जाए तो दिस हम लोगों ने जान लिया। अब दैट का प्रयोग यहीं पे देख लेते हैं। दिस मतलब पास की वस्तु, वह मतलब दूर है कोई चीज, वह कुर्सी है, लगी रहा है कि दूर है कोई चीज, तो दूर का प्रयोग करने के लिए हम लोग किसका, दैट का यूज करेंगे। दैट का यहाँ पे लगा लेते हैं दैट। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, तो पेड़ के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दैट यहाँ पे एक वचन है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि दिस और दैट दोनों एक वचन में होता है। दैट इज ए चेयर, ये चेयर है। ठीक, यही तरीका है एक वचन को ट्रांसलेट करने का हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि इन बहुवचन को कैसे करेंगे। तो बहुवचन हमारा दूसरा पार्ट हो गया। बहुवचन में हमारा आर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही आर आएगा, ठीक, आर का प्रयोग करेंगे तो ये बहुवचन होता है, सबको पता है, अभी मैंने बताया। बहुवचन एक से अधिक जब हो जाएगा तो बहुवचन है, बहु में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आर, और यहाँ पे दिस और दैट के जहाँ पे दो और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दीज और दोज। ठीक है, दीज और दोज, ये दोनों, ये नजदीक के लिए होगा, नजदीक के लिए इसको हम लोग हिंदी में इसको ये कहते हैं, ये, और ये होता है वे। दोनों का हिंदी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से ये दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। अब यही शब्द ले लेते हैं, जैसे यह पेड़ है, या यह कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये कलमे है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये कलमे है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक से अधिक कलम, एक कलम होती तो केवल एक, यह कलम है बोला जाता, लेकिन ये कलमे हैं, इसका मतलब है कि कई सारी कलमों की बात हो रही है, तो कई सारी की बात होगी, तो दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने ऊपर एक वचन वाला जान लिया, ये बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन में आएगा तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे आर का, बहुवचन के लिए। अब ये के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये नजदीक है तो नजदीक की वस्तु के लिए दीज। ठीक, और यहाँ पे मैंने बताया कि आर का प्रयोग किया जाएगा बहुवचन के लिए, दीज आर। कलम को हम लोग क्या बोलते हैं, पेन। ठीक है, पेन्स। ठीक, वैसे ही अब ये नजदीक की वस्तु, वैसे ही दूर की वस्तु अगर हम लोग को ट्रांसलेट करना हो, जैसे वे पेड़ है, इस टाइप का कोई चीज है, तो उसको कैसे बदलेंगे, वे। अब इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही वे के लिए देखिए बहुवचन है, वे बहुवचन है, दोज, यहाँ पे आ जाएगा दोज। ठीक, वही किया है हम लोगों ने SVO। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो दोज, और क्योंकि बहुवचन है तो दोज के साथ क्या लगता है, हमेशा दोज, जब भी दीज और दोज आएगा तो हमेशा क्या लगेगा, बहुवचन वाला आर लगेगा, तो आर लगा लेते हैं। ठीक है, दोज आर ट्रीज। ठीक, ट्रीज, इस टाइप से इसको ट्रांसलेट करते हैं, दोज आर ट्रीज। अब ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोगों ने अभी आज के लिए हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, इज, एम, आर, एम बच गया, एम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, एम का प्रयोग, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ या मैं अध्यापक हूँ, इस टाइप का कोई वाक्य है, मैं से जुड़ा हुआ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसमें मैं शब्द आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं का प्रयोग होगा तो वहां पे हम लोग एम लगाएंगे। ठीक है, तो मैं के जहाँ पे हम लोग क्या लगेंगे, मैं को आई लिखते हैं, आई एम। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ये SVO वाला तरीका लिखा था, इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, विद्यार्थी की बात हो रही है, आई एम ए स्टूडेंट।